है कि अवाम नास जो हैं वो एसओपीज़ को फॉलो करें। और आप देखिए हुकूमत इतनी सीरियस है, कल हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपने अपने वज़ीर के ऊपर एफआईआर कर दी। अब लेकिन ये असल काम देखें, हर काम जो है ये 20-22 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप हर काम डंडा लेके तो पीछे नहीं करा सकते, खुद भी कोई अकल करनी चाहिए। ये अपनी ज़िंदगियों का मामला है। इस वक्त 5000 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर में हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि जो इससे पहले जो पीक थी वो 3400 थी। यानी जो पहली और दूसरी पीक में जो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो कि क्रिटिकल हुए थे या इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में गए थे वो 3400 थे। अब 5000 लोग जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो गए हैं। इसकी हम अभी भी हमारी जो सिचुएशन थी वो हिंदुस्तान की तरह होती अगर हमने 1 साल पहले वो इक़दाम ना किए होते जो इस हुकूमत ने शुरू किए। हमने तकरीबन 7000 बेड्स का इजाफा किया है इस 1 साल के अंदर ऑक्सीजन बेड्स में, और उसके बाद जो हमारे वेंटिलेटर बेड्स हैं उनमें तकरीबन 7000 बेड्स का इजाफा हुआ है। और अगर ये इजाफा ना होता तो आज हमारी हालत जो है वो तकरीबन हिंदुस्तान की तरह जो है वो होती। ऑक्सीजन के ऊपर भी मैं इसमें हमाद अजहर साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं आपको तफसील भी बता दूँ, हमने तकरीबन 1 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल किया। अगर हमने अपनी कैपेसिटी को डबल ना किया होता तो आज भी हमारी सूरत हाल ऑक्सीजन की जो है वो भी हमारे हाथ से निकल चुकी होती। और हमने इसमें जो जून 2020 में 484 मेट्रिक टन हम रोज़ाना बना रहे थे, अब इस वक्त हम 792 मेट्रिक टन बना रहे हैं और 308 मेट्रिक टन का इजाफा जो है वो हमने इसमें किया है, जिसकी वजह से अभी तक हमारा ऑक्सीजन का बहरान जो है वो दरपेश नहीं हुआ। अभी जो हमारी हेल्थ सेक्टर में तकरीबन 500 मेट्रिक टन जो हमारी ऑक्सीजन है वो जा रही है। और अगर हम देखें तो ये इस वक्त जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, लेकिन अभी हम तकरीबन 90% के ऊपर अपने पहुंच गए हैं। अगर हमें इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो 2 तरह से ऑक्सीजन, 3 तरह के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। एक तो जाहिर है कि हम अपनी जो इंडस्ट्रियल ज़रूरत है इस वक्त ऑक्सीजन की, उसको हम इंडस्ट्री से कट करके जो हेल्थ सेक्टर है उसमें दे देंगे। इसके अलावा चीन और ईरान दोनों से जो हमारी बातचीत चल रही है ऑक्सीजन दरामद करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ईरान ने फ़िलहाल चूँकि बदकिस्मती से ईरान भी बहुत मुतासर हुआ है कोविड से, और उनमें भी इस वक्त बहुत सारे शहर जो हैं वो लिटरली ब्लैक सिटीज़ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है जहाँ बहुत ज़्यादा कोविड है। तो उसकी वजह से ईरान में उन्होंने बैन की हुई है, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर ईरान के साथ चूँकि वज़ीर ख़ारजा साहब अभी गए थे तो ये एक बातचीत है कि वो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ईरान से भी हमें गैस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मिल सकेगी। ऑक्सीजन का एक और प्रॉब्लम ये है, हम ईरान से और चीन से क्यों चाहते हैं, इसलिए कि ऑक्सीजन एयरलिफ्ट नहीं हो सकती, ये या बाय रोड आएगी या बाय शिप आएगी, क्योंकि जो हवाई जहाज़ है उसमें ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। लिहाजा चीन से और ईरान से ही हमें ऑक्सीजन जो है वो दरामद करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो इक़दाम हैं 1 साल के, उसके नतीजे में पाकिस्तान में क्राइसिस तो ज़रूर है लेकिन अभी पैनिक नहीं है। हमें बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन जो है वो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन जिस तरीके से जा रही है और अगर आगे ये मामला जो है ये कम ना हुआ तो फिर हमें इसमें मसाइल भी दरपेश आएंगे और हमारी मुसीबतें भी बढ़ेंगी। मर्दान में कल से मुकम्मल लॉकडाउन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने इम्पोज कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोविड की शरह 40% के करीब पहुंच गई है और इर्द गिर्द के जो तमाम शहर हैं उनको शदीद ख़तरात लाहक हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। NCOC को पिछली जो मीटिंग थी NCC की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे और आर्मी चीफ और बाकी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें शरीक थे, उसमें ये हदायत की गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े हमें, तो फिर हमें एक पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि सप्लाईज मुतासर ना हो। एसेंशियल्स की जो सप्लाईज हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं, उनकी सप्लाईज जो हैं वो मुतासर ना हो। लिहाजा जो कोशिश यही है
कि लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। 5 छुट्टियां भी ईद के लिए, ईद की जो हैं वो इस बार की जा रही हैं, जो मिल मिला के ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन इसका फ़ायदा यही होगा कि आपको ज़रा मौका मिले कि हम जो एक तो जो 77% के करीब जो कोविड है वो अर्बन फिनोमेना है, रूरल फिनोमेना नहीं है। तो उससे ये होगा कि लोग गांव में जाएं तो शायद उससे जो मामलात हैं वो कुछ कम हों और उससे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। वैक्सीन के ऊपर भी डॉक्टर फैसल जो हैं उन्होंने डिटेल ब्रीफिंग जो है वो दी है। वैक्सीन कोई शॉर्ट टर्म में कोई मामलात को बड़ा हल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कम से कम अगर आपने करोड़ों लोगों को अगर वैक्सीन लगानी है तो उसके लिए एक मुद्दत चाहिए, फिर वो वैक्सीन का एक असर आते हुए भी कुछ जो है वो महीने चाहिए। तो ये नहीं है कि वैक्सीन आप कल शुरू कर देंगे तो उसका बड़ा हमें असर हो जाएगा। हमारा मसला तो ये है कि इस हफ्ते में कैसे कम हो, अगले 10 दिनों में कैसे कम हो। और वैक्सीन जाहिर है कि एक जो है वो तवील प्रोसेस का मामला है। अभी तक तकरीबन 20 लाख लोग पाकिस्तान में वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं। दुनिया में वैसे वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1 अरब के लगभग हो गई है। तो मैं उन लोगों से जो थोड़े सारे रिलक्टेंट हैं वैक्सीन लगवाने में, उनको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में अगर 1 अरब लोगों ने वैक्सीन समझिए कि ये महफूज मामला है और आप वैक्सीन जो है वो लगवाएं। 20 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन लगवा चुके हैं। 3.7 मिलियन यानी 37 लाख डोजेज जो हैं वैक्सीन की वो अभी अवेलेबल हैं। और इंशाल्लाह ताला अब ये 40 और इससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको भी जो वैक्सीन है वो हमने जो है वो शुरू कर दी है इंशाल्लाह, और उसके मुताबिक ही मामला जो है वो आगे जाएगा। इसके बाद अगला जो मामला है जी वो सर्कुलर डेट की प्रेजेंटेशन हुई आज। सर्कुलर डेट जो है उसका जो एक बुनियादी मामला है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पिछली हुकूमत थी जो नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने क्या किया है कि 50% जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की, 40 से 50% बिजली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एक ऐसी फिगर के ऊपर जो है वो लगा दिया। अब उसके कई वजूहात थी। ज़ाहिर है कि सारी माशाल्लाह शरीफ फैमिली खुद ही जो है वो पावर प्लांट्स लगाने में मसरूफ़ थी। तो उन्होंने कहा इतने लगा दो कि कम से कम पाकिस्तान की ज़रूरत को तो बाद में देख लेंगे, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 40 से 50% ज़्यादा जो है वो बिजली की कैपेसिटी जो है वो उससे लगाई। इससे क्या हुआ कि हमारी जो लाजमी अदायगी यानी जो आप कहिए कि कैपेसिटी चार्जेस हैं वो 450 अरब से बढ़ कर के अब इस साल 900 अरब के ऊपर चले गए हैं। यानी 900 अरब रुपया हमने बिजली की मद में कंपनियों को देना ही देना है, चाहे हम वो इस्तेमाल करें या ना करें। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि 2023 में जब इलेक्शन का ईयर होगा तो ये बिजली की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये बढ़कर 1500 अरब रुपए हो चुके होंगे। यानी अगर हमें बिजली हम इस्तेमाल करें या ना करें, हमें ज़रूरत है नहीं है, हमने 1500 अरब रुपया बिजली की मद में जो है वो देने होंगे। इसकी वजह से जो बिजली के नर्ख हैं जो 11 रुपये 75 पैसे थे उससे बढ़कर अब तक जो है वो 16 रुपये 44 पैसे जो है वो ये 40% इजाफा असूली तौर के ऊपर देखिए 11 रुपये 75 पैसे से बढ़ करके हमें तकरीबन ये बिजली जो है वो 22-23 रुपये में जो है वो पड़ती है। अगर आप कैपेसिटी चार्जेस देखें जो डबल हो गए तो बिजली की कीमत में आपको 22-23 रुपये इजाफा करना था, लेकिन 22-23 रुपये आप अगर इजाफा कर देंगे तो आपकी तो सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब बार बार इस बात के ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं। और हमारी जो इस वक्त पावर मिनिस्ट्री है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको दोबारा वज़ीर आज़म साहब ने यह हदायत की है कि कुछ इस किस्म की आप रास्ते ढूंढें जिसमें बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर हम इस मामले को इसका कोई हल जो है वो निकाल सकें। और जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर जो इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं अभी तक गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ओन्ड प्लांट थे 3500 मेगावाट के, वो हमने तकरीबन 50% जो हैं वो सितंबर 2022 को जो है एक तो पहले जो है वो बंद हो चुके हैं, अब जो बाकी रिमेनिंग है वो सितंबर 2022 तक जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की 11 IPPs हैं जिनमें 3300 मेगावाट जो है अभी उनका, लेकिन वो बहुत महंगा बनता है और 60 अरब रुपए हम इन 11 IPPs को दे रहे हैं। अब इनसे बातचीत ये चल रही है कि 11 IPPs जो है वो हुकूमत ख़रीद ले और उसके बाद
इनको जो है वो बंद कर दिया जाए, ताकि 60 अरब रुपए जो है वो हमें जो देने पड़ रहे हैं वो ना देने पड़े। इसमें जो लाइन लॉसेस और टेक्निकल लॉसेस हैं वो 2018 में 18.3% थे, जो कम हुए के 17.8% पे आ गए हैं। ज़्यादा कम नहीं हुए, लेकिन उसमें यह है कि आप देखें कि बिजली की कीमत बढ़ने के बावजूद अगर वो कम हुए हैं तो जाहिर है कि ये उनकी एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, और इससे रिकवरी रेशो जो है वो भी उनकी जो है वो बेहतर हुई है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अगला जो डायरेक्शन है वो ये है कि जो पावर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री आपस में मिलकर बैठेंगे और वो इसको देखेंगे कि किस तरीके से वो इसको जो है वो आगे लेकर के चलते हैं। इसी तरीके से जो PIA का एक मामला है, PIA का जो लॉस था वो 57 अरब रुपए सालाने से कम होकर के ऑपरेशनल लॉस जो है वो 1 अरब रुपए के ऊपर आ गया है, जो जाहिर है कि एक बड़ी कामयाबी है मौजूदा मैनेजमेंट की। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो PIA का वो लोन है, जो दोबारा तकरीबन 460 अरब रुपए का ओवरऑल खसारा है PIA को। और इस वक्त भी जो रेशो है PIA की जो इस वक्त जो चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट टू तकरीबन 450 के करीब लोग जो हैं वो पर एयरक्राफ्ट ह्यूमन रिसोर्स है PIA का, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा ये भर्तियां जो है ये नवाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, स्पेशली खुर्शीद शाह साहब जो अब बैठे हैं और रोज़ाना हम उनकी मासूमियत की कहानियाँ सुनते हैं, वो इतनी भर्तियां कर गए हुए हैं, और जो लोग रिटायर हो गए थे उनको पीछे से भी पैसे दे के चले गए हैं कि ये अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो इस वक्त हमारे ऊपर है, और उसको हमने जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। एक तजवीज़ इसमें यह है कि PIA को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ओल्ड PIA और न्यू PIA, जिसमें कि जो न्यू PIA है उसको एक एफिशिएंट एयरलाइन के तौर के ऊपर आगे बढ़ाया जाए और उनको उसके मुताबिक जो है वो आगे लेके जो है वो चला जाए। इसके साथ साथ जो बाकी मामलात थे उसमें मैं जो COC के फैसले थे, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के और ECC के, उनकी जो है वो तौसीक जो है वो की गई है। और जनाब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं, और कोरोना की भी बात हो रही है, फिर सर्कुलर डेट की भी बात हुई, और PIA का खसारा किस तरह